हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस चैनल। आज हम समझने वाले हैं सिप्री ने जो रिलीज करी है न्यूक्लियर वेपन को लेकर अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है, उसको हम समझेंगे। सिप्री क्या चीज़ है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम सिप्री की लोकेशन देख सकते हैं। ये जो आपको रेड कलर का साइन दिख रहा है बाल्टिक सी के पास, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वो सिप्री की हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, और वहीं से ये रिपोर्ट अपनी जारी करता है। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले सिप्री के बारे में। सिप्री कब एस्टेब्लिश हुआ था? सिप्री 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको जो को फाउंडर या फाउंडर है वो टैग एंड एल्वा हैं। सिप्री की जो रिपोर्ट्स होती है वो मोस्ट रेस्पेक्टेड होती है, मोस्ट ऑथेंटिकेटेड होती है और मोस्ट रिलायबल होती है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके थिंक टैंकर्स को इसको माना जाता है कि हाँ ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, जो काफ़ी हद तक भी रिलायबल हैं। सिप्री का जो विजन है वो पूरे वर्ल्ड में जो भी इनसिक्योरिटीज है, जो भी और कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उनको दूर करना है और पीस को सस्टेन करना है। पीस यानी कि शांतिमय होना चाहिए। भारत जैसे कहता है वसुदेव कुटुम्बकम, वैसे ही इंडिया, वैसे ही सिप्री कुछ करना चाहता है। जो अभी हाल में जो सिप्री के द्वारा रिपोर्ट रिलीज हुए है उसमें बताया गया है पूरे वर्ल्ड में 9 न्यूक्लियर कंट्रीज है। सबसे पहला है वो है यूएसए, उसके बाद है रशिया, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इनके टोटल न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं वो 13,080 है, जो 2020 में 13,400 थे, यानी कि घट के अभी 13,080 हुए। ये एक अच्छा साइन है। ये एक आप चार्ट देख सकते हैं जो सिप्री ने रिलीज करा है। इसमें ये जो नीचे ब्लू कलर वाला है वो यूएसए का है, और जो रेड कलर का है वो रशिया के वेपन्स है। ये देखो दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये अप टू मार्क तक डिक्लाइन नहीं कर पाए न्यूक्लियर वेपन्स। पूरे वर्ल्ड में जितने भी अभी मैंने बताया 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स, उसमें 90% वो यूएसए और रशिया के पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा जखीरा न्यूक्लियर वेपन्स वो यूएसए और रशिया के पास है। और रशिया और यूएसए दोनों एक दूसरे को राइवलरी मानते हैं। इसके कारण कोल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बन गए थे। और यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, वो भी न्यूक्लियर हथियार बढ़ाना का सोच रहा है। चाइना और इंडिया और पाकिस्तान तीनों अपने मॉडर्नाइज कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को और उनको बूस्ट दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जो बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में लगा है, वो भी काफ़ी एक वरी का साइन है। बैलिस्टिक, जबकि उस पर यूएस और यूएन के सैंक्शंस हैं। तो गाइज मैंने अभी एक ट्रीटी का नाम बोला था, न्यू स्टार ट्रीटी। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। न्यू स्टार ट्रीटी क्या है? जो यूएसए और रशिया फेडरेशन के बीच में हुई थी, ये न्यू स्टार ट्रीटी पार्ट 2 है। इसको 8 अप्रैल 2010 पराग में साइन करा गया था, और ये फोर्स में आई थी 5 फरवरी 2011 में। ये इससे पहले न्यू स्टार ट्रीटी 1 आई थी, जो 1991 का सक्सेसर रही, 1991 में हुई थी। और जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो ये उस टाइम न्यू स्टार ट्रीटी 1 खत्म हो गई थी। इस ट्रीटी का काम है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है और हैवी बॉम्बर इक्विपमेंट है, उनको 800 तक ही रखना है इन दोनों के बीच में, इससे ज़्यादा बढ़ाने के नहीं है। ये देख सकते हैं, एक न्यूज आर्टिकल है डीडब्ल्यू न्यूज का, ये एक जर्मन न्यूज में आउटलेट है। ये इसमें बता रहे हैं सिप्री वॉन्ट्स ट्रेंड रिवर्सल इन न्यूक्लियर वेपन्स डिक्लाइन, यानी कि वापस बढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, जो एक वरी का साइन है। ये एक द हिंदू का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक्सपेंड कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर को, वेपन्स को, न्यूक्लियर जखीरे को, वो एज पर द स्वीडिश थिंक टैंक। ये एक मैप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे यूएसए, यहाँ पे 5550 से भी ज़्यादा यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जबकि रशिया के पास 6255 है, और पाकिस्तान के पास 165 है, चाइना के पास 350, और हमारे भारत देश के पास 156 है। चाइना अपने सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को, और उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी अपने न्यूक्लियर जखीरे को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एज पर द स्वीडिश थिंक टैंक। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर बुक, इंडिया के जो पिछले साल से वेपन्स थे उसमें 6 वेपन्स बढ़े हैं, और जबकि पाकिस्तान के पिछले साल 160 वेपन्स थे वो 165 हो गए, और जबकि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स थे वो 320 से 350 हो गए। यानी कि हमारा कंपटीशन चाइना है, ना कि पाकिस्तान। क्या हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन के मामले में देना चाहिए? नहीं। एक न्यूक्लियर वेपन होने से और न्यूक्लियर वॉर होने से, कहना मतलब डेप्लॉयड जो है वो इंडिया के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान।
और इंडिया का जो डिलीवरी सिस्टम है, जो इंडिया की रिलायबिलिटी है जो न्यूक्लियर वेपन है, वो काफ़ी रिलायबल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फरवरी 25 को एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद से कभी गोली नहीं चली है। ये एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ले सकते हैं हम। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पर जो लद्दाख में विवाद चल रहा है, पिछले साल जो गलवान में क्लैशेज हुए थे, वो भी हमारे को एक चिंता का सबब बना हुआ कि हमको कंपटीशन करना है तो वो चाइना से करना है, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा एक राइवलरी जरूर है, लेकिन उससे हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, हमारा जो आम आम की खरीदारी होनी चाहिए, जो भी हमको हथियार खरीदने हैं वो चाइना को ध्यान में रख के करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को। और ये एक पिछले दो चार दिन में पहले जो हमारे सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, विपिन रावत साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कमेंट करा था। और भारत न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे काम करता है, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन कभी भी पहले नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे काम करता है, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन पहले कभी नहीं यूज करेगा। और भारत कहता है न्यूक्लियर वेपन, और पूरी दुनिया भी जानती है न्यूक्लियर वेपन डिटेरेंस का काम करते हैं, वॉर फाइटिंग के लिए नहीं। वो तो ठीक है, 1945 में एक यूएसए ने एक कर दिया तो कर दिया, उसके बाद अभी नहीं होना है सर। न्यूक्लियर अगर वॉर हो गई, स्टार्ट हो गई, तो आप उस दिन समझिए दुनिया का सर्वनाश होना तय है। अब हम बात करते हैं इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है। इंडिया की कैपेबिलिटी एज पर पेपर अग्नि 5 की मिसाइल है वो 5000 किलोमीटर है, लेकिन अनऑफिशियली इससे कहीं ज़्यादा है, जो मे बी 8000 हो सकती है, 7000 हो सकती है, एज पर द थिंक टैंक। जो पाँच अगर हम गवर्नमेंट पेपर के हिसाब से माने या गवर्नमेंट के हिसाब से माने तो 5000 किलोमीटर है, जो पूरे एशिया और चाइना के अलावा यूरोप और अफ्रीका तक कवर कर सकता है। ये इतने कैपेबल है। और हमारे पास आज के टाइम सबसे मोस्ट एडवांस जेट्स हैं, वो है राफेल। वो भी इसको देखते एक बार तो चाइना ने भी अपनी उंगलियां दबा ली होगी। और हमारे पास सुकोई है, मिराज है एंड जैगवार है। मिराज एंड जैगवार का कमाल हम एयर स्ट्राइक्स में देख चुके हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। लेकिन इंडिया का जो वीक पॉइंट है वो पानी है। कहने का मतलब जो थर्ड लेग है, हमारे पास सबमरीन को कहने के मामले में सिर्फ एक सबमरीन है, वो है आईएनएस अरिहंत, और उसकी कैपेबिलिटी भी 750 किलोमीटर है, जो बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि इंडिया के पास 3 सबमरीन और आनी है, बट लेकिन कब आएगी उसके बारे में अभी भी अनिश्चितता है। और जबकि यूएस और रशिया और चाइना के पास 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा मार रखने वाली रेंज मिसाइल्स है। पाकिस्तान के पास हालांकि सी बेस्ड कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उसने एक टेस्ट जरूर करा था बाबर 3 करके क्रूज मिसाइल का, जो 450 किलोमीटर की रेंज की है। चाइना के पास सबसे जो एडवांस सबमरीन है वो जिन क्लास टाइप 094 की है, जिसकी कैपेबिलिटी 7400 किलोमीटर है, और इट ए वेरी ह्यूज नंबर। वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स जनवरी 21, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास घर में पड़े हैं और उसको डिप्लॉय करने रखना, डिप्लॉयड है, तो वो एक अलग चीज़ है। डिप्लॉयड में सबसे नंबर 1 पे है वो यूएसए है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस एंड ऑब्वियसली चाइना, देन इंडिया। तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान और इसराइल और नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई भी डिप्लॉयड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये अब काफ़ी सिक्रेटिव काम करते हैं, जबकि ये काफ़ी ओपनली है। हाँ, हालांकि ये ऑन पेपर इतने हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सिक्रेटिवली इनके चल रहे होंगे। तो इनको मेंटेन करना, जैसे डिप्लॉयड जो वॉरहेड होते हैं उनको मेंटेन करना, उनकी सर्विस कर रखना, उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इंडिया से इतना लड़ पाएगा या इंडिया को कम्पीट कर पाएगा। ये एक रिपोर्ट और थी जिसमें बताया था मेन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कौन है मेजर आर्म्स के, यानी कि जो कौन सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है और कौन हथियार सबसे ज़्यादा बेचता है। सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है यूएसए और रसिया, और सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है वो सऊदी अरेबिया और इंडिया। सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पर इंडिया है। सबसे बड़ा इंपोर्टर सऊदी अरेबिया है और सेकंड नंबर पे इंपोर्टर है इंडिया। और गाइज आपको बता दूं, मैं एक फन फैक्ट बता दूं कि इनके तो हथियार बिकते हैं और लड़ाई में कौन मरते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा देखिए आप, सबसे ज़्यादा आर्म रेस लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी होती है वो मिडिल ईस्ट में होती है, शिया सुन्नी, ईरान इराक, इराक सीरिया, सऊदी अरेबिया ईरान। तो ये दोनों ये सब कंट्रीज आपस में लड़ती रहती है, और फ़ायदा किसका होता है? यूएसए और रशिया का, जो सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठे हैं। वे फॉरवर्ड में मैं यही कह सकता हूँ, यूएस और रशिया को रेड्यूस करना चाहिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, जैसा कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी में है। और इंडिया ने भी जो अपना कमिटमेंट करा है नो फर्स्ट यूज का,
वैसे के वैसे अदर कंट्रीज़ को भी ऐसा कुछ कमिटमेंट करना चाहिए जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और अभी हाल ही में न्यूक्लियर वेपन घटे हैं, तो उसमें हमको और डिक्रीजमेंट लाना चाहिए और पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए हमें काम करना चाहिए। इसी नोट के साथ आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। एंड आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब ही कर दीजिए। थैंक यू सो मच।